दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th का जो है बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें हम आपको 4 पार्ट वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है। चौथे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हम 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग यानी कि पार्ट 5 नंबर वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्या यह कथन हर समय सही होता है? कह रहा है कि सुनेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, लैंगिक जनन में क्या होता है बाबू कि इसमें जो होते हैं 2 जनक होते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत जो है 2 जनक होते हैं, एक नर और एक मादा होते हैं। तो बनी इनसे द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है उनके जीवित रहने के अच्छे अवसर प्रदान होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, ध्यान से सुनेंगे, इसमें विभिन्नताएं होती हैं। मान लीजिए कि 2 अलग अलग जीव जब आपस में मिलेंगे तो एक तीसरे प्रकार के जीव की उत्पत्ति होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसमें विभिन्नता ज्यादा होती है उन जीवों को जीवित रहने का ज्यादा अवसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें 2 जनक हिस्सा लेते हैं, जिससे कि एक नए जीव का मतलब इन दोनों का गुण तो आता है, लेकिन एक तीसरे प्रकार के जीव उत्पत्ति होती है, इसलिए ये अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। ये क्वेश्चन हो। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हम देखेंगे अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के बीच विभेद स्थापित करना है। तो हम यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। पहले लिख रहे हैं लैंगिक, लैंगिक, इधर लिख रहे हैं अलैंगिक। लैंगिक, इस दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो पहला लैंगिक में देखेंगे कि इसमें देखेंगे, लैंगिक में इसमें 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं। क्या होता है कि इसमें 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं। और लैंगिक में देखेंगे इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। दूसरा देखेंगे, इसमें अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो संतानें होती हैं वे क्या होते हैं कि अपने माता पिता से अलग होते हैं, विभिन्नता होती है इसके अंदर। तो लिख सकते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता से अलग होते हैं। अपने माता पिता से अलग होते हैं। इसमें देखेंगे 2 नंबर, इसमें देखेंगे 2 नंबर। इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न करेगा लैंगिक जनन द्वारा, वे क्या होते हैं, अपने माता पिता के समरूप होते हैं, जिसको क्लोन बुलाया था, एकदम एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होते हैं, समान होते हैं। अपने माता पिता के समान होते हैं। इसे क्लोन कहते हैं, इसे क्लोन
क्लोन कहते हैं, इसे क्लोन कहते हैं। याद रखना पड़ेगा, दो अंतर, ज्यादा अंतर नहीं, बस इतना याद रखेंगे आप कि इसमें दो विपरीत, जो लैंगिक जनन में जो है दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वे क्या होते हैं कि अपने पिता समान नहीं होते हैं, अपने पिता से अलग होते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या होते हैं कि अपने पिता के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं, इसे क्लोन कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आगे हम 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे से छूट गया है। कायिक परिवर्धन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त 2 उदाहरण दें। सबसे पहले कायिक परिवर्धन समझेंगे। कायिक जो होता है ये अलैंगिक होता है, पुष्प पौधे के अंदर होता है कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन का डिफिनेशन होता है कि पौधे के मतलब जनक के शरीर के किसी खास भाग से, किसी भी भाग से एक नए पौधे की उत्पत्ति जो है कायिक परिवर्धन कहलाती है। ध्यान से सुनेंगे, पौधे के मात्र कायिक भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग से एक नए पौधे का निर्माण जो है कायिक परिवर्धन कहलाता है। समझ गए होंगे कि पौधे के किसी भी कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण होना कायिक परिवर्धन कहलाता है। कह रहा है कि उपयुक्त 2 उदाहरण दे। अजूबे के पौधे के अंदर होता है अजूबा, ध्यान से देखेंगे, उदाहरण है अजूबा। अजूबा के अंदर भी ये कायिक परिवर्धन होते हैं। और आलू कंद का उदाहरण आपको पता होना चाहिए। आलू जो है, आलू के अंदर भी क्या होता है? कायिक परिवर्धन होता है। इसमें कक्षत्र कलिका पाई जाती है, आंख पाए जाते हैं। अपने भाषा में हम लोग जानते हैं कि आंख पाए जाते हैं आलू के अंदर। तो उनसे क्या, ये कायिक भाग है, इससे नए आलू का निर्माण हो सकता है। अजूबा में भी कायिक अंग होते हैं, कायिक अंग से एक नए अजूबा का निर्माण हो जाता है। तो ये उदाहरण है। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या कीजिए। किशोर चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था, इन तीनों के बारे में चर्चा करना है। किशोर चरण में क्या होता है कि जन्म से लेकर के 12-13 साल के एज जो होते हैं ये किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो है मादा में शुरू से ही, जन्म से ही क्या बनते हैं, अंडों का जो है निर्माण होने लगता है। लेकिन ये इस चरण में क्या होता है कि परिपक्व होकर के एक एक करके अंडे बाहर, इस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कह सकते हैं। किशोरावस्था जैसे कि मतलब क्लास 8 या 9 के विद्यार्थी के एज के अनुसार, 14 या 13 साल के एज के अनुसार ये अवस्था को रखा गया है। प्रजनक क्या होते हैं? तो इस अवधि में क्या होता है कि जो किशोर है, जो लड़का है या लड़की है, इनकी अवस्था क्या होती है, प्रजनन, जनन करने के लायक हो जाते हैं, इस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लगभग जब धीरे धीरे ये जनन की क्षमता धीरे धीरे मनुष्य में क्या होने लगती है, एज के अनुसार जब एज ढलने लगता है तो ये समाप्त होती है, तो उसको जीर्णता चरण या जीर्णा अवस्था कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? जटिल जो बड़े जीव है वो जटिल जीव है, जटिल उनकी संरचनाएं जटिल होती हैं, उसके बावजूद भी इनमें लैंगिक जनन होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप समझेंगे इस चीज को। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप अभी पीछे क्वेश्चन में आप देखे थे कि इसमें विभिन्नता वाले जीव जो है उत्पन्न होते हैं। मतलब दो जब लैंगिक जनन करेंगे, दो जीव आपस में क्या करते हैं, जब सम्मिलित होते हैं तो इनके अंदर लैंगिक जनन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि नए नए प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जटिलता के बावजूद भी बड़े जीव में लैंगिक प्रजनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके अतिरिक्त नए विभिन्नता वाले जीव उत्पन्न होते हैं। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित है या द्विगुणित है। ध्यान से सुनेंगे। पादप में जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्प में जो भाग होता है वो क्या होता है कि उसमें अंडाशय पाए जाते हैं, पुमंग पाए जाते हैं, पुंकेसर पाए जाते हैं। पुमंग के अंदर जो है परागकण का निर्माण होता है। अंडाशय में जो है अंडाणु बनते हैं। स्त्रीकेसर के भाग हैं, स्त्री के भाग हैं, ये सारे भाग हैं।
तो इस भाग में कह रहा है कि पहचान कीजिए कि अगुणित है कि द्विगुणित है। अब देखिए अगुणित और द्विगुणित को जो है n और 2n से सूचित किया जाता है। जो अगुणित होंगे उसको केवल स्मॉल n से सूचित किया जाता है, जबकि जो द्विगुणित होते हैं उसको 2 और स्मॉल n से सूचित किया जाता है। ये द्विगुणित है और ये अगुणित है। तो कह रहा है कि अंडाशय जो होता है वो क्या होता है। पहला है अंडाशय जो होता है वो क्या होता है। तो अंडाशय जो है 2n होता है। 2n बोले तो बाबू क्या है, द्विगुणित है। परागकोश क्या होते हैं बाबू, ये भी 2n होते हैं, यानी कि ये भी क्या होंगे, द्विगुणित होंगे। अंड या डिंब क्या होते हैं, केवल स्मॉल n, यानी कि क्या होंगे, अगुणित होंगे। परागकण, केवल परागकण की बात करेगा तो वो भी क्या होंगे, स्मॉल n होंगे। केवल नर युग्मक की बात करेगा वो भी क्या होंगे, केवल स्मॉल n होंगे। यहाँ पर लिख रहा है युग्मनज, आपको पढ़ाया गया है युग्मनज कब बनता है कि जब दो जनकों के अगुणित गुणसूत्र आकर के मिलते हैं तो क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। दो तो देखेंगे दो जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, द्विगुणित होते हैं। इसके सामने हम लिख देते हैं ये क्या होंगे, द्विगुणित होंगे। द्विगुणित ये भी क्या होंगे, द्विगुणित होंगे। डिंब, अंड या डिंब क्या होंगे, n, ये क्या होंगे, अगुणित होंगे। अगुणित, पूर्ण गुण नहीं है इसमें, अगुणित। ये भी n क्या होंगे, अगुणित होंगे। अगुणित ये भी होंगे अगुणित। और ये लास्ट वाला युग्मनज जो दिख रहा है ये क्या होंगे बाबू, ये होंगे द्विगुणित। अब ध्यान से समझेंगे, कह रहा कि ये पुष्पी पौधे के भाग हैं। अंडाशय क्या है, अंडाशय में जो है अंडाणु का निर्माण होता है। परागकोश में क्या होता है कि परागकण का निर्माण होता है। अंड या डिंब जो बोलते हैं ये नलिका होती हैं जिससे जो अंडे हैं वो परिपक्व होकर के बाहर की तरफ मूव करते हैं। परागकण क्या होता है कि ये जो पुष्प है उसका नर भाग है, नर शुक्राणु है। परागकण क्या है, पुष्प के नर शुक्राणु है। शुक्राणु है, नर शुक्राणु है। नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक मतलब जहां पर ये जो कण बने हैं, शुक्राणु बने हैं, उसको हम लोग नर युग्मक कह सकते हैं। युग्मनज कब होगा, जब अंडवाहिनी से अंडे आकर के और ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलेंगे तब क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें द्विगुणित होता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन इसको कह सकते हैं। आई बाकी सब में जो स्मॉल n है इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जब युग्मक बनता है उस समय क्या होता है बाबू, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, इसमें 8 क्वेश्चन और बाकी लग रहे हैं जिसको हम पार्ट 6 वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये पूरा चीज अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे। जय हिंद।